नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस क्लास में हम आदिकाल से संबंधित कुल 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैंने काफ़ी चुन के प्रश्न बनाए हैं। जिन प्रश्नों को आने की संभावना है आने वाले एग्ज़ाम्स में, उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। कोशिश करिएगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हों और कुछ ऐसे प्रश्न मिले जो आप पहले से नहीं जानते थे या आपको नहीं आते थे, तो वो आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों को स्थान दिया है? 70, 71, 72 या 73? आपको बताना है कि गारसा दत्तासी ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के को लिखने का प्रथम प्रयास किया था, उनके इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों को स्थान दिया गया था? सही उत्तर है इसका 72। इन्होंने हिंदी के केवल 72 कवियों को ही स्थान दिया था। हालांकि कुल कवियों की संख्या है 738। इन्होंने कुल 738 कवियों का विवरण जो है अंग्रेजी के वर्णानुसार दिया है और हिंदी के केवल इसमें 72 कवि ही सम्मिलित इन्होंने किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से इतिहास लेखन की कौन सी पद्धति सबसे प्रामाणिक मानी जाती है? इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां मानी जाती हैं: कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति और विधेयवादी पद्धति। आपको बताना है कि इन पद्धतियों में से सबसे प्रामाणिक कौन सी मानी जाती है। आप कमेंट में अपना उत्तर दे सकते हैं, मैं कमेंट्स को देखती रहती हूँ। इसका सही उत्तर है विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन में, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति जो है सबसे प्रामाणिक मानी जाती है और हिंदी में इसके प्रथम प्रयोक्ता जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और उनका हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह इसी पद्धति पर लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से किस ग्रंथ को शुक्ल जी ने प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है? मिश्रबंधु विनोद को, शिवसिंह सरोज को या मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को या भाषा काव्य संग्रह को? इनमें से किस ग्रंथ को शुक्ल जी ने प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है? यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सभी ग्रंथों को शुक्ल जी ने अपने ढंग से कुछ अलग अलग कहा है। सही उत्तर है इसका मिश्र बंधु विनोद को। मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी ने प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है। वहीं इन्होंने शिवसिंह सरोज जो ग्रंथ है शिवसिंह सेंगर का, इसको इन्होंने कवि वृत्त संग्रह कहा है और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को इन्होंने बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से किस विद्वान ने गोरखनाथ को प्रथम गद्यकार माना है? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्नों को मैं कहती हूँ कि इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस विद्वान ने गोरखनाथ को प्रथम गद्यकार माना है? शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने या राम कुमार वर्मा ने? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही उत्तर है मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्यकार माना है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में प्रथम कवि का विचार नहीं किया है, लेकिन गोरखनाथ को प्रथम गद्यकार माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सी रचना 12वीं शताब्दी की नहीं है? खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या जयचंद्र प्रकाश? इसमें से कौन सी जो रचना है वह 12वीं शताब्दी की नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खुमान रासो। खुमान रासो जो है 9वीं शताब्दी की रचना है और इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वह दलपति विजय हैं। यह 5000 छंदों की एक विशाल रचना है, एक विशाल ग्रंथ है।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, ध्रुवदास द्वारा रचित भक्त नामावली में कितने भक्तों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है? 110 का, 115 का, 118 का या 116 का? ध्रुवदास द्वारा रचित जो भक्त नामावली रचना है, इसमें कितने भक्तों का संक्षिप्त जीवन चरित्र मिलता है? सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 116। 116 भक्तों का संक्षिप्त जीवन चरित्र मिलता है। इसका रचना काल जो है 1698 विक्रम संवत है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, समय जो है ना ईस्वी सन में नहीं है, विक्रम संवत में है। जब आप विक्रम संवत में से 57 वर्ष घटा देंगे तो आपको ईस्वी सन मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, परमाल रासों के पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मैकनिकॉल ने, मैकालिफ ने, वाटरफील्ड ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? परमाल रासों के पदों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? फटाफट कमेंट में अपने उत्तर दीजिए, क्योंकि उत्तर को बताने के बाद इसके बारे में एक और चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ वो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटरफील्ड ने। वाटरफील्ड ने परमाल रासों के पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और वाटरफील्ड जो है इस रचना को पृथ्वीराज रासों का एक खंड मानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन से जो विद्वान हैं वह परमाल रासों को पृथ्वीराज रासों का एक खंड मानते हैं। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है, तो वह है वाटरफील्ड। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि पद्मावती समय पृथ्वीराज रासों का कौन सा सर्ग है? पहला सर्ग है, दूसरा सर्ग है, 20वां सर्ग है या 61वां सर्ग है? पद्मावती समय जो है पृथ्वीराज रासों का कौन सा सर्ग है? पृथ्वीराज रासों में जो सर्ग हैं उनका नाम समय दिया गया है। आपको बताना है पद्मावती समय कौन से नंबर का सर्ग है। इसका सही उत्तर है 20वां सर्ग। 20वें सर्ग का नाम जो है पद्मावती समय है। वहीं पहले सर्ग का जो नाम है वह है आदि पर्व। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में, इसको नोट करिएगा। दूसरा जो सर्ग है उसका नाम है दासम सन। ठीक है, दासम समय, माफ करिएगा, दासम समय नाम है। और 61वां जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है कनवज समय। ठीक है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह सबसे बड़ा सर्ग है पृथ्वीराज रासों का। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो सर्ग है वह कनवज समय है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्न में से पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान नहीं है, आपको बताना है। अगरचंद नाहटा, मुनि जिनविजय, सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ शर्मा। निम्न में से पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान नहीं है, बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा जो हैं पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक मानते हैं। प्रामाणिक मानने वाले अन्य विद्वान जो हैं वह हैं श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डॉक्टर नगेंद्र और मिश्र बंधु पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक मानते हैं। अगरचंद नाहटा, मुनि जिनविजय और सुनीति कुमार चटर्जी अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, विजयपाल रासों में छंदों की संख्या कितनी है? 52 है, 42 है, 62 है या 72 है? विजयपाल रासों में छंदों की संख्या कितनी है? आदिकाल की रचनाओं से उनके छंदों की संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आदिकाल की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें छंदों की संख्या और सर्गों की संख्या को आप लोग याद रखिएगा, और कौन से छंद का प्रयोग किया गया है यह भी याद रखिएगा। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विजयपाल रासों में 42 छंद हैं, सही संख्या है इसकी 42, और इसका रचना काल जो है 16वीं शताब्दी मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह समय है और सर्वमान्य भी है यह समय। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 11 है, कुमार पाल रासो के रचनाकार कौन हैं? हेमचंद, समय सुंदर, रसिक गोविंद या देव प्रभु सूरी। कुमार पाल रासो के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका देव प्रभु सूरी। कुमारपाल रासो जो है देव प्रभु सूरी की रचना है और कुमारपाल प्रतिबोध जो है वह सोम प्रभु सूरी की रचना है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। कुमारपाल रासो देव प्रभु सूरी की रचना है और कुमारपाल प्रतिबोध जो है सोम प्रभु सूरी की रचना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, मुनिजिन विजय द्वारा किस रचना को रास परंपरा की पहली रचना माना गया है? जीवदया रास को, चंदनबाला रास को, भरतेश्वर बाहुबली रास को या बुद्धि रास को? मुनिजिन विजय द्वारा किस रचना को रास परंपरा की पहली रचना माना गया है? कमेंट में अपने उत्तर देते रहिए। सही उत्तर है इसका भरतेश्वर बाहुबली रास को। मुनिजिन विजय भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा की पहली रचना मानते हैं, जो कि सालिभद्र सूरी की रचना है और इसका रचना काल है 1184 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि रास के रचनाकार कौन हैं? क्या जल्लड़ हैं, विमल सूरी हैं, आसुक कवि हैं या सालिभद्र सूरी हैं? आपको बताना है बुद्धि रास किसकी रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सालिभद्र सूरी। बुद्धि रास जो है सालिभद्र सूरी की रचना है, जिसका समय 1193 ईस्वी है। ठीक है, और बात करें बुद्धि रासों की तो वो जल्लड़ की रचना है, बस एक मात्रा का अंतर है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर बुद्धि रासो पूछे तो वो जल्लड़ की रचना है और बुद्धि रास जो है वह सालिभद्र सूरी की रचना है 1193 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, कच्छुली रास किसकी रचना है? प्रज्ञा तिलक की, सारमूर्ति की, पद्मकीर्ति की या नैनंदी की? आपको बताना है कच्छुली रास किसकी रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रज्ञा तिलक। कच्छुली रास जो है प्रज्ञा तिलक की रचना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र, नरसिंह मिश्र, हरिहर द्विवेदी या देव चतुर्वेदी? विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? सही उत्तर है इसका पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। वहीं इनके पिता का नाम था गणपति ठाकुर। ठीक है, गणपति ठाकुर जो थे वह एक कवि भी थे और इनकी जो रचना मिलती है वह है गंगा भक्ति तरंगिनी। ठीक है, तो कभी नाम देकर पूछ लिया जाए तो उसको भी याद रखिएगा। इनके पिता का नाम था गणपति ठाकुर और इनकी एक रचना थी गंगा भक्ति तरंगिनी। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, विद्यापति को भक्त कवि नहीं मानने वाले विद्वान कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन सहाय या जॉर्ज ग्रियर्सन? सही उत्तर है इसका जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। माता प्रसाद गुप्त का यह कथन किस रचना के लिए है? बसंत विलास के लिए, ढोला मारूरा दुहा के लिए, पदावली के लिए या कीर्तिलता के लिए? यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। माता प्रसाद गुप्त का यह कथन है और आपको बताना है कि किस रचना के लिए इन्होंने ऐसा कहा है। सही उत्तर है इसका बसंत विलास।
बसंत विलास रचना के लिए इन्होंने कहा है। इसका रचनाकार और रचना काल दोनों ही अज्ञात हैं। इसमें जो छंद हैं वो 84 हैं, यानी कुल 84 छंद हैं, और इसकी जो भाषा है वह ब्रज मिलती है, यानी ब्रज भाषा में है। इसमें स्त्रियों पर बसंत ऋतु के मादक प्रभाव का चित्रण किया गया है। तो कभी कभी वर्ण विषय से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इस रचना में किस चीज़ का वर्णन मिलता है। तो बसंत विलास में स्त्रियों पर बसंत ऋतु के मादक प्रभाव का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, संदेश रासक में छंदों की संख्या कितनी है? 223, 233, 220 या 232? संदेश रासक जो कि अब्दुल रहमान की रचना है, आपको बताना है इसमें छंदों की संख्या कितनी है। सही उत्तर हो जाएगा इसका 223। संदेश रासक में 223 छंद हैं और 3 प्रक्रम हैं। ठीक है, 3 प्रक्रम, प्रक्रम जो है सर्गों को कहा गया है, तो इसमें 3 प्रक्रम हैं, यानी कि 3 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, राउलवेल की भाषा मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है, किंतु इसमें पछाही व पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र तिवारी का, सुनीति कुमार चटर्जी का, रामकुमार वर्मा का या मोहन अवस्थी का? राउलवेल की भाषा मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है, किंतु इसमें पछाही यानी पश्चिमी व पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। आपको बताना है यह कथन किसका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी का यह कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान कौन है? प्रबोध चंद्र बागची, हरिप्रसाद शास्त्री, राहुल संकृत्यायन या बेनल? सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले प्रथम विद्वान कौन है? सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री ने 1907 में नेपाल में इसका पता लगाया था और 1917 में इसे यानी कि सिद्ध साहित्य को बौद्ध गान और दोहा नाम से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से हेमचंद की रचना कौन सी नहीं है? कुमारपाल चरित्र, देसी नाम माला कोश, प्राकृत व्याकरण और पंचमी चरिव। निम्न में से हेमचंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? आपको बताना है, नहीं है पर ध्यान दीजिएगा परीक्षा में। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए थे और क्लास आपको अच्छी लगी, ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी तैयारी यहाँ से अच्छी हो सकती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक से ही वीडियो जो है लोगों के सामने भेजी जाती है यूट्यूब के द्वारा। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। और कुछ भी पूछना हो या किसी भी क्लास की डिमांड हो आप लोगों की तरफ से, तो उसे भी आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मैं उसे ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, उस क्लास को ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। तो आपको बताना है कि हेमचंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। सही उत्तर है इसका पंचमी चरिव। पंचमी चरिव जो है वह स्वयंभू की रचना है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पंचमी चरिव स्वयंभू की रचना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। हेमचंद का समय इनमें से कौन सा है? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी। हेमचंद का समय आपको बताना है, इनमें से कौन सा माना जाता है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए, तो क्लास को पूरा देखिए। इसका सही उत्तर है 12वीं शताब्दी। हेमचंद का जो समय है वह 12वीं शताब्दी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए। पुष्पदंत को भाषा की जड़ किसने कहा? भाखा की जड़, भाखा यानी भाषा ही, भाखा की जड़ किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने, डॉक्टर भयाड़ी ने, बाबू गुलाब राय ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? पुष्पदंत को भाषा की जड़ किसने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा इसका शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 है।
पुष्पदंत बहुत शक्ति संपन्न कवि थे और काव्य के सभी अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? पुष्पदंत बहुत शक्ति संपन्न कवि थे, काव्य के सभी अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। आपको बताना यह कथन किस विद्वान का है? सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 है। निम्नलिखित में से किसकी गणना सिद्धों एवं नाथों दोनों में होती है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी गणना सिद्धों एवं नाथों दोनों में होती है? सबरपा की, लुइपा की, कन्हपा की या नागार्जुन की? किसकी गणना सिद्धों एवं नाथों दोनों में होती है? यह प्रश्न आसान है आप लोगों के लिए। सही उत्तर है इसका नागार्जुन। नागार्जुन की गणना सिद्धों एवं नाथों दोनों में होती है। इनके अलावा मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ, नागार्जुन तो हैं ही, चरपट नाथ और गोरखनाथ, इन 5 लोगों की गणना सिद्धों और नाथों दोनों में होती हैं। इनको नोट कर लीजिएगा, मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ, चरपट नाथ, गोरखनाथ और नागार्जुन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26। नाथ सिद्धों की बानियां पुस्तक के संपादक कौन हैं? हरप्रसाद शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रबोध चंद बागची और पीताम्बर दत्त बर्थवाल। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। नाथ सिद्धों की बानियां पुस्तक के संपादक कौन हैं? हरप्रसाद शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रबोध चंद बागची या पीताम्बर दत्त बर्थवाल? सही उत्तर हो जाएगा इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पुस्तक का संपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? देवसेन, जोइंदू, सारमूर्ति और अभय तिलकमणि। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका जोइंदू। जोइंदू की रचना है परमात्म प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है। दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। 7वीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में इसके दर्शन होते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गुलाब राय का या रामचंद्र शुक्ल का? दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। 7वीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में इसके दर्शन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह कथन इतना भी पूछा जा सकता है कि दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है किसने कहा है? आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दोहा को अपभ्रंश का लाडला छंद कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है। भावना होई अभावण जाई किस सिद्ध की बानी है? सबरपा की, कन्हपा की, लुइपा की या कुकुरिपा की? यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो यह आप लोगों के लिए एक आसान सा प्रश्न है। भावना होई अभावण जाई किस सिद्ध की बानी है? और इसका सही उत्तर है लुइपा। लुइपा की बानी है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 और इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। अगली क्लास में हम भक्ति काल के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानने वाले विद्वान कौन हैं? मोतीलाल मेनार या माता प्रसाद गुप्त, कर्नल जेम्स टॉड और नरोत्तम स्वामी? पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानने वाले विद्वान कौन हैं? और इसका सही उत्तर है नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी जो हैं पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। कुल 30 प्रश्न मैंने तैयार किए थे। आगे की क्लास में हम भक्ति काल के प्रश्नों को देखेंगे, तो उस क्लास को भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस क्लास को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई मन से कीजिएगा।